प्यारे स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। मैं रवि कुमार शर्मा। कल हमने आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक और सहसंयोजन इनके बारे में पढ़ा था। मैं 12th क्लास केमिस्ट्री का द सॉलिड स्टेट पार्ट करा रहा हूँ। ये पहला पार्ट है। प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक और पेन दोनों साथ में रखिए। YouTube पर केवल वीडियो देने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉपी और पेन तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप लोगों से मैंने सुझाव मांगे थे, यदि आपके कोई सुझाव हो, कोई भी समस्या हो, मेरे YouTube से या पढ़ाने में कहीं कोई मिस्टेक हो या और भी कोई बात है वो अप्रिशिएट करना चाहते हो, आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आज हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय, देखिए हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन करने से सभी चीजें आसान हो जाती हैं और आसानी से हमें याद होने लगती हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले हम क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति जान लेते हैं। प्रकृति, एक एक करके इनका एक एक गुणों का अध्ययन करेंगे। एक सारणी और बना देता हूं मैं। गुण नंबर 1, प्रकृति। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं और इनको हम आभासी ठोस बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को हम बोलते हैं आभासी ठोस। आभासी ठोस, या इनका एक दूसरा और दे सकते हैं नाम, वो है अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव। देखिए दोनों को समझिए। वास्तविक ठोस यानी ये जो ठोस है, जो हमें दिख रहा है ठोस, उसकी जब स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, उसकी जब ज्यामिति का अध्ययन करेंगे, जब उसके गुणों का अध्ययन करेंगे, तो वो ठोस के सभी गुणों पर खरा उतरेगा, यानी वो रियल सॉलिड है, वो वास्तविक ठोस है। और जो आभासी ठोस होता है उसका मतलब ये है कि जो हमें दिखने में ठोस लग रहा है, जैसे रबड़, जैसे टायर, वो दिखने में तो हमें ठोस लगते हैं पर वो रियलिटी में ठोस नहीं होते, क्योंकि वे ठोस के गुणों का पालन नहीं करते। अतिशीतित द्रव, ये क्या चीज होती है? अतिशीतित द्रव का आपने पढ़ा होगा, कांच अतिशीतित द्रव होता है। कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है अतिशीतित द्रव निम्न में से कौन सी धातु है? कांच। तो देखिए अतिशीतित द्रव क्या होता है? अतिशीतित द्रव हम उसे कहते हैं जो समय के साथ, टेम्परेचर के साथ जो बहने का गुण हो, जिसमें जैसे आपने अगर शीशे देखे हो तो शीशों की जो नीचे का भाग होता है वो काफी ऊपर के हिस्से की तुलना में मोटा सा हो जाता है। मोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि शीशा ऊपर से नीचे की उसमें बहने का गुण होता है। अति मंद गति से बहना, अति मंद गति से बहना ही अतिशीतित द्रव कहलाता है। अति मंद गति से बहना ही अतिशीतित द्रव कहलाता है। कांच समय और टेम्परेचर के साथ बहता है, इसलिए उसे अतिशीतित द्रव बोलते हैं। वास्तविक ठोस समझ में आ गया होगा, यानी ऐसे ठोस जो दिखने में भी ठोस हो और उसके गुणों का भी पालन करते हो। आभासी ठोस यानी ये दिखने में ठोस होते हैं लेकिन ठोस के गुणों का पालन नहीं करते, रबर और टायर। अब इसके बाद प्रकृति के बाद हम चलते हैं 2 नंबर, परास। परास एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा। कॉपी और पेन अपना साथ लेके चले। दीर्घ पराशरी, दीर्घ परासी और ये लघु परासी। देखिए दीर्घ परासी और लघु परासी क्या होते हैं? दीर्घ परासी का मतलब होता है कि वो ठोस, जैसे आपने नमक ले लिया, नमक का डिब्बा है, नमक का ऊपर का एक चम्मच उठा लो, नीचे से उठा लो, हालांकि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करें तो ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में सब में जो उसकी स्ट्रक्चर होगी, उस क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर होगी वो बिल्कुल समान होगी, यानी उसकी जो फैलाव, उसका जो परास है वो विस्तृत होगा। लेकिन लघु पराशरी ऐसा होगा कि अनियमित होगी ज्यामिति, जो उसमें कणों की जो व्यवस्था है वो अनियमित होगी।
किसी क्षेत्र में नियमित हो सकती है, किसी एक क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में नियमित हो सकती है, उस छोटे से क्षेत्र के कारण हम इसको लघु परासी बोलते हैं। यानी इसके अंदर कणों की जो व्यवस्था होती है वो पूरे विस्तृत क्षेत्र में होती है, पूरे क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था होती है, इसलिए उसे दीर्घ परासी, और एक छोटे से क्षेत्र में होती है तो उसे लघु परासी। अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी होता है, आवासीय ठोस होते हैं, अतिशीतित द्रव होते हैं। तीसरा पॉइंट, गलनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक। इनके गलनांक व क्वथनांक तीक्ष्ण होते हैं, इनके गलनांक एवं क्वथनांक तीक्ष्ण होते हैं, और इनके तीक्ष्ण नहीं होते, तीक्ष्ण नहीं होते, तीक्ष्ण नहीं होते। देखिए इसका क्या मतलब है, तीक्ष्ण का मतलब होता है, तीक्ष्ण का मतलब होता है जैसे आपने किसी चीज को गर्म करना शुरू किया, किसी क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करना शुरू किया, तो क्रिस्टलीय ठोस को जैसे जैसे आपने गर्म करना शुरू किया, या किसी ठोस को आपने गर्म करना शुरू किया, तो मान के चलो कोई ठोस 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, कोई ठोस 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है या 50 डिग्री पर उबल रहा है, तो उसकी जो संपूर्ण जो मात्रा है वो एक समान रूप से क्वथन होने लगेगी या एक समान रूप से गलन होने लगेगी। क्वथनांक और गलनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है। क्वथन का मतलब होता है उबलना, उबलेगा तो वाष्प में बदलेगा, तो वह ताप जिस पर कोई ठोस या कोई द्रव वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक बोलते हैं। और गलनांक का मतलब वह ताप जिस पर कोई ठोस गलता है, द्रव में बदलता है, चेंज होता है, उसे हम गलनांक बोलते हैं। तो गलनांक एवं क्वथनांक तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब होता है कि किसी निश्चित बिंदु पर या तो ये उबलेंगे या ये गलेंगे, किसी निश्चित बिंदु पर, और ये किसी निश्चित बिंदु पर नहीं गलेंगे। जैसे आपने टायर को जलाते हुए देखा होगा या रबड़ को जलाते हुए देखा होगा, तो जैसे आप टायर को जलाते हैं तो आपने कुछ हिस्सा देखा होगा, कुछ हिस्सा तो उसका गैस बन रहा होता है, कार्बन की लौ निकलने लगती है, कुछ हिस्सा उसका पिघलने लगता है, और कुछ हिस्सा उसका पूरा ठोस होने लगता है, पूरा ठोस रहता है। कहने का मतलब होता है उसके अंदर 3 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। ठोस, एक हल्की सी लिक्विड टाइप की, मतलब पिघलने लग गया, और दूसरा वाष्प बनने लगी, यानी किसी निश्चित टेम्परेचर पर उसकी पूरी मात्रा नहीं पिघल रही, उसका कुछ हिस्सा ही पिघल रहा है, यानी वो किसी निश्चित बिंदु पर ना तो गलता है ना उबलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस तीक्ष्ण नहीं होते हैं। ठीक है साहब। और अक्रिस्टलीय ठोस तीक्ष्ण नहीं होते, और क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं। अगला चौथा पॉइंट, दैशिकता। दैशिकता, दैशिकता, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशी होते हैं। विषम दैशिकता, ये विषम दैशिकता दर्शाते हैं, और ये समदैशिकता दर्शाते हैं। समदैशिकता दर्शाते हैं। देखो लग तो आपको ये रहा होगा कि क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होने चाहिए और क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होने चाहिए, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों की जो स्ट्रक्चर होती है वो नियमित होती है, एक कण के बाद दूसरा कण। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये छोटा कण, उसके बाद बड़ा, कोई छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, उसके नीचे छोटा, बड़ा, छोटा कण, बड़ा कण, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा और छोटा। इस प्रकार का एक कोई स्ट्रक्चर है, तो आप देखेंगे कि नियमित स्ट्रक्चर है, एक समान दिशा से दिख रही है, इसलिए आप इसको क्रिस्टलीय को समदैशिक बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे? अब मैं बताऊं कैसे समझेंगे इसको। देखिए यहां से, देखिए आप इसको यहां से देखना शुरू करें। आप यहां से देखना शुरू किया, ऊपर से तो आपने देखा इधर बड़ा, इधर छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा। आपने देखा यहां से तो आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। फिर आपने देखा इधर से,
तो आपको एक साइड में सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, एक साइड में बड़े बड़े कण दिख रहे हैं। एक साइड में छोटे कण, एक साइड में बड़े कण, इधर एक साइड में बड़े, एक साइड में छोटे, छोटे बड़े बड़े छोटे, मतलब कणों की व्यवस्था अलग अलग दिशा से देखने पर अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। फिर समझ लो, यदि क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, एक नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टल की। कैसी व्यवस्था होती है? नियमित व्यवस्था, यानी छोटे कण के बाद बड़ा कण, फिर छोटा कण, फिर बड़ा कण, फिर छोटा कण, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। यदि हम क्रिस्टलीय ठोस को अलग अलग दिशाओं से देखें, ऊपर से देखें, साइड से देखें, तो हमें अलग अलग प्रकार की व्यवस्था दिखाई देगी। इसी व्यवस्था के कारण हम इसको बोलते हैं विषमदैशिक। फिर समदैशिक क्या होता है भाई? उसमें तो क्रिस्टल ही बहुत उल्टी सीधे होते हैं, छोटा छोटा छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा छोटा, मतलब विषम सम, उसकी जो कणों की व्यवस्था है वो बिल्कुल ही नियमित नहीं है। अब बिल्कुल नियमित नहीं है तो कहीं से भी देख लो आपको तो वैसे ही दिखाई देंगे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताऊं, स्कूल का देखो। स्कूल के अंदर, प्रेयर के अंदर जब लाइन लगी होती है तो लाइन को आगे से देखिए तो बिल्कुल सीधी सी लाइन आपको दिखाई देंगी। एक में यदि लड़के हैं तो लड़के दिखाई देंगे, उसके साइड में यदि लड़कियां बैठी हुई हैं तो आप सामने से देखोगे तो लड़की लड़कियां दिखाई देंगी। अब इसी स्ट्रक्चर को आप साइड में से देखिए, साइड में से देखेंगे तो फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की दिखाई देंगे। आगे से देखने पर एक ही लाइन में लड़के, यानी व्यवस्था तो नियमित है, यानी क्रिस्टलीय ठोस से उसकी तुलना कर सकते हैं। प्रेयर की लाइन की क्रिस्टलीय ठोस से तुलना ऐसे कर सकते हैं क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में भी नियमित व्यवस्था होती है और प्रेयर की लाइन में भी नियमित व्यवस्था होती है। तो आपको अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था दिख रही है। सामने से देखो तो लड़के लड़के दिख रहे हैं, इधर से लड़कियां, इधर से देखोगे तो लड़का, फिर लड़की, फिर मतलब अलग अलग व्यवस्था हो गई। तो क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिक प्रवृत्ति होती है, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दूसरा, लंच का टाइम हो, लंच के टाइम में पूरे फील्ड में बच्चे घूमते हैं, तो आप ऑफिस के गेट से देख लो या मैदान में जाके देख लो, कहीं से भी आपको कोई पल्ले नहीं पड़ेगा कौन कहां घूम रहा है, यानी सभी समान रूप से दिखाई देंगे। इसी चीज को हम बोलते हैं विषमदैशिकता, यानी जब कणों की व्यवस्था अनियमित होती है तो किसी भी दिशा से देख लो आपको समान रूप से दिखाई देंगे, उसी को हम बोलते हैं समदैशिकता। ये बढ़िया उदाहरण मैंने आपको दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब इनकी प्रकृति वास्तविक ठोस होती है, आवासीय ठोस होती है, परास मैंने बता दी, गलनांक प्रतनांक बता दिए, दैशिकता बता दी, और इनका आकार देखा जाए तो इनका आकार निश्चित होता है और इनका अनियमित आकार होता है। एक आकार की बात और कर लेते हैं हम। आकार, इनका जो आकार होता है वो नियमित होता है, नियमित होता है, और इनका आकार अनियमित होता है। इनका आकार अनियमित होता है। नियमित समझ गए होंगे बिल्कुल। अभी मैंने बताया था और भी कई बार बताया मैंने आपको कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो कणों की व्यवस्था होती है वो नियमित होती है। छोटा कण, फिर बड़ा कण, फिर छोटा, फिर बड़ा कण, वही व्यवस्था होती है नियमित। अब इसके उदाहरण दे सकते हैं। छठवां पॉइंट, उदाहरण। उदाहरण के अंदर इसका उदाहरण है तो क्वार्टज हो सकता है, क्वार्टज, और दूसरा सबसे बढ़िया उदाहरण NaCl। दूसरा बढ़िया उदाहरण NaCl। NaCl नमक होता है और आयनिक ठोस होता है। आयनिक गुणों के, आयनिक यौगिकों के जो मैंने गुण बताए थे आपको याद आ रहे होंगे, मैंने कल के वीडियो में बताए थे आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों के क्या गुण होते हैं? क्वार्टज, NaCl, और इसके जो उदाहरण हैं उनमें हम ले सकते हैं क्वार्टज, क्वार्टज कांच, वहां केवल क्वार्टज, यहाँ क्वार्टज कांच, और दूसरा हम रबर भी ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम रबर भी ले सकते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस प्रकृति, ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये आभासी ठोस होते हैं। यानी यदि देखने में हमें ठोस दिख रहे हैं तो उसके गुणों को भी, गुण भी उसके ठोस जैसे ही होते हैं, इसलिए वास्तविक ठोस। आभासी ठोस यानी दिखने में ठोस लेकिन ठोस के गुणों का पालन नहीं करते, आभासी ठोस। दीर्घपरासी, ये बता दिया, यदि क्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था नियमित है तो वो नियमित व्यवस्था उस पूरे स्ट्रक्चर में एक जैसी पाई जाएगी, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में एक जैसी व्यवस्था होने के कारण ही इनको दीर्घपरासी, इनको लघुपरासी इसलिए बोलते हैं, लघुपरासी सॉरी, इनको लघुपरासी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके में जो कणों की व्यवस्था होती है
वो अनियमित होती है, नियमित हो सकती है लेकिन वो छोटे से क्षेत्र में, इसलिए लघु परासी। गलनांक एवं कुतनांक तीक्ष्ण होते हैं, बता दिया किसी एक निश्चित बिंदु पर ही गलते हैं, एक निश्चित बिंदु पर ही वाष्प बनते हैं। तीक्ष्ण नहीं होते यानी पहले पिघलना शुरू कर देते हैं, जब बाद में इनका वाष्प बनना शुरू होता है। दैसिकता, ये विषम दैसिक होते हैं, ये समदैसिक होते हैं। अभी बताया था विषम दैसिक और समदैसिक। आकार नियमित होता है, इनका अनियमित आकार होता है। उदाहरण क्वार्टज NaCl। यदि कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को आप वापस कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं और उसे वापस समझ सकते हैं। यदि कहीं वॉइस में कहीं क्लियरिटी नहीं आ रही तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि अपने पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम अपनी आवाज को क्लियर कर सकें। जैसा भी है और कोशिश करेंगे बढ़िया बनाने की। फिलहाल आप इसी से काम चलाइए। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इनको एक बार नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और इन चीजों को नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है? देखिए, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अणु, परमाणु अथवा आयन की त्रिविमीय व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। समझिए एक बार फिर, थोड़ा सा पाठ कठिन है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी, इसके जो शब्द हैं वो थोड़े से आपको पहली बार सुनने को मिल रहे होंगे, इसलिए कठिन लग सकते हैं। क्रिस्टलीय जालक क्या होता है समझिए। क्रिस्टलीय ठोस का नाम देते ही आपके दिमाग में आ गई होगी NaCl, यानी जिसमें कणों की व्यवस्था नियमित हो। तो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर, अब ठोस के अंदर क्या हो सकता है? या तो अणु हो सकते हैं, या परमाणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अणु, परमाणु अथवा आयन की त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। देखिए, कई बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हो सकते हैं। कल से मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा वर्डों का इंग्लिश में भी यूज करूं और हिंदी मीडियम में भी यूज करूं। दोनों मीडियम में यूज करने की कल से कोशिश करूंगा। पहले आप ये समझिए यार कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस, ये समझ में आ गया, अभी पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस। उसके अंदर अणु, परमाणु अथवा आयन्स की त्रिविमीय व्यवस्था। त्रिविमीय व्यवस्था किसे कहते हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये जो अक्ष होते हैं अपने, इन अक्षों पर ही एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीन विमाएं होती हैं, तीन दिशाएं होती हैं। इन विमाओं पर ही जो हमारे परमाणु, या यहाँ पर अणु भी हो सकता है, यहाँ आयन भी हो सकता है। एक्स अक्ष पर परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर अथवा जेड अक्ष पर परमाणु, अणु अथवा आयन, त्रिविमीय, इन अक्षों को ही बोलते हैं डायमेंशन, 3 डायमेंशन। त्रिविमीय का मतलब होता है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, जिसमें कि परमाणु, अणु अथवा आयन, समझ गए होंगे, मॉलिक्यूल हो, एटम हो अथवा आयन्स हो, जो भी है उन सबको हम क्रिस्टलीय सॉलिड, यानी बिल्कुल क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अणु, परमाणु अथवा आयन के त्रिविमीय व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। क्रिस्टलीय जालक के बाद नंबर आता है, क्रिस्टलीय जालक समझ में आ गया होगा आपको। क्रिस्टलीय जालक क्या होता है? किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर
परमाणु, अणु अथवा आयन की त्रिविमीय व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। इसके बाद नंबर आता है एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका, इसकी इंग्लिश होती है यूनिट सेल। एकक कोष्टिका यानी इकाई कोशिका यानी यूनिट सेल। एकक कोशिका यूनिट सेल। चलो कोशिश करूंगा मैं इंग्लिश वर्ड भी यूज करूं। एकक कोशिका क्या होती है? देखो सबसे बढ़िया उदाहरण, आपका मकान, अपने मकान को आप क्रिस्टल जालक मान लो। आप अपने मकान को क्या मान लो? क्रिस्टल ठोस या क्रिस्टल जालक मान लो, ठीक है। अब मकान के अंदर कमरे हैं, रसोई भी है, किचन भी है, वो सॉरी रसोई भी है, लेट बाथ भी सारी है, वो उसको परमाणु अणु अथवा आयन मान लो। उन्हीं की नियमित व्यवस्था होती है, उसको ये मकान बोलते हैं, या परमाणु अथवा आयन की नियमित व्यवस्था को ये क्रिस्टल जालक बोलते हैं। अब मकान है वो अपना किससे बना है? ईंट से। किससे बना है? ईंट से। और कई ईंटों की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। ईंट एक समान होती है, पूरे मकान के अंदर अलग अलग ईंट थोड़ी लगती है, एक ही जैसी ईंट लगती है, और उन ईंटों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। इसी प्रकार क्रिस्टल जालक के अंदर किसी इकाई की यदि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसी इकाई की यदि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उस इकाई को हम बोलते हैं एकक कोष्टिका। उस इकाई को हम क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। मान के चलो कोई स्ट्रक्चर है, अब यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको आप देख सकते हैं अपनी नोटबुक में। किसी क्रिस्टलीय ठोस की स्ट्रक्चर को आप ले सकते हैं। तो उसके अंदर यदि मैंने कोई छोटी सी एकक कोष्टिका ले ली, मान के चलो मैंने ये वाली एकक कोष्टिका ले ली, मतलब इस प्रकार की स्ट्रक्चर की बार बार उसमें पुनरावृत्ति होती है। इसी प्रकार की स्ट्रक्चर की उसमें बार बार पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर की उसमें बार बार पुनरावृत्ति होती है। किसके अंदर? क्रिस्टल जालक के अंदर। यानी क्रिस्टल जालक के अंदर किसी इकाई की यदि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसी इकाई को हम बोलते हैं एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल। समझ में आ गया? क्रिस्टल जालक समझ में आ गया होगा। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर परमाणु अणु अथवा आयन की नियमित व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। और इस क्रिस्टल जालक का निर्माण किसी एक इकाई से होता है, उस इकाई की उसमें पुनरावृत्ति होती है, बार बार उस इकाई का निर्माण होता है, उसको हम एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल बोलते हैं। अब ऐसे यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स हैं। यूनिट सेल के पैरामीटर देखो यूनिट सेल के पैरामीटर क्या होते हैं? यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं वो आप समझिए। मान के चलो कोई एकक कोष्टिका है, अभी मैंने एकक कोष्टिका बनाई थी, एक बार फिर देख लीजिए। ये कोई एकक कोष्टिका है, ठीक है। इस एकक कोष्टिका में यहाँ कोई परमाणु है, यहाँ समझो यहाँ कोई परमाणु है। इस एकक कोष्टिका के अंदर इस स्थिति में यहाँ पर कोई एक परमाणु है, अणु है अथवा आयन है, कुछ भी हो सकता है। इस एकक कोष्टिका के अंदर इस स्थान पर कोई परमाणु अणु अथवा आयन है। अब इसको पूरे को आप एक बार के लिए साफ कर दीजिए, इस पूरी कहानी को साफ कर दीजिए, बस एक एक अक्षर रख लीजिए यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ जो अक्ष है इसको मान के चलो आपने दिया एक्स अक्ष, इसको वाई और इसको जेड। ये 3 अक्ष आपने निर्धारित किए, इसके एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है। यदि मैं एक्स अक्ष को लंबाई में ए मानूं, इसको बी मानूं और इसको सी मानूं, तो इनका एक पैरामीटर तो ये हो गया कि एक्स अक्ष पर ए लेंथ, वाई पर बी और जेड पर सी, ठीक है। अब यदि हम इनके कोण की बात करें, यदि ये देखो 3 प्रकार के कोण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। कौन कौन से? गामा की जगह आपकी बुक में जी दे रखा है, यहाँ पर जी दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जी मान लो या गामा मान लो। अब देखो ए और बी, तुम्हें पता है ए लगभग अल्फा जैसा होता है, बी लगभग बीटा जैसा होता है, और इसको जेड को गामा मान लो। एक बार के लिए सोच लो, ऐसी बात है। तो देखिए ए और बी
तो ए अल्फा नहीं आएगा, बीटा नहीं आएगा, यानी अल्फा नहीं आएगा, बीटा नहीं आएगा, कौन आएगा? गामा। यानी यहाँ पर जो कोण होगा, यहाँ पर जो कोण होगा वो कौन सा होगा? गामा। याद कैसे करेंगे? क्योंकि किसके बीच में? ए के बीच में और बी के बीच में। तो ए का अल्फा नहीं आएगा, बी का बीटा नहीं आएगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों नहीं आएगा, उसकी जगह गामा आएगा। ये क्या है? ए और सी। ए और सी का मतलब ए का अल्फा नहीं आएगा, सी का मतलब गामा नहीं आएगा, यानी यहाँ बीटा कोण आएगा। कौन सा कोण आएगा? बीटा कोण आएगा। सी और बी, सी और बी कहां? तो सी का जेड नहीं आएगा, बी का बीटा नहीं आएगा, तो अल्फा का ए आएगा। यहां आएगा एक्स, सॉरी ए बी और सी, तो यहां आएगा अल्फा। अल्फा कोण आएगा। कौन सा कोण आएगा? अल्फा। क्योंकि ए और बी के बीच में अल्फा कोण नहीं आएगा, बीटा कोण नहीं आएगा, गामा आएगा। ट्रिक है याद करने की छोटी सी, जैसा दोनों के बीच में दोनों का कोई भी नाम नहीं आएगा, ए और सी, अल्फा नहीं आएगा, गामा नहीं आएगा, तो बीटा आएगा। बी और सी, सी का गामा नहीं आएगा, बी का बीटा नहीं आएगा, तो बचा क्या? अल्फा ही तो बचा, तो अल्फा आएगा। इस प्रकार इसके 6 पैरामीटर्स हो गए। कितने पैरामीटर्स हो गए? 6। कौन कौन से पैरामीटर्स हो गए? लेंथ के। कौन कौन से? ए बी सी, अल्फा, बीटा और गामा, ये 6 पैरामीटर्स हो गए। एक बार फिर समझो, एकक कोष्ठिका के यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? एक्स अक्ष की लेंथ ए, वाई अक्ष की लेंथ बी, जेड अक्ष की लेंथ सी, अल्फा और बीटा, अल्फा सॉरी ए और बी, ए और बी के मध्य जो कोण है वो गामा, ए और सी इनके मध्य का जो कोण है वो बीटा, सी और बी इनके मध्य का कोण है वो अल्फा। कैसे याद किया? बता दिया। यदि ए और बी है तो अल्फा और बीटा नहीं आएगा, गामा आएगा। जैसे ए और बी है तो अल्फा और बीटा नहीं आएगा, गामा आएगा। ऐसे याद कर सकते हो आप। तो ये इसके पैरामीटर्स हो गए। अब अपना जो लास्ट है आज का वो है क्रिस्टल इकाई के अभिलाक्षणिक गुण। क्रिस्टल इकाई के अभिलाक्षणिक गुण। देखिए, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं क्रिस्टल जालक के अभिलाक्षणिक गुण। क्रिस्टल जालक के अभिलाक्षणिक गुण। देखिए, क्रिस्टल जालक क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। क्रिस्टल जालक ठोस के अंदर, क्रिस्टल जालक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर परमाणु, अणु अथवा आयन की त्रिविमीय व्यवस्था होती है। यानी समझ गए होंगे क्रिस्टल जालक का लक्षण गुण यही हो गया। पहला तो क्रिस्टल जालक के अंदर जो प्रत्येक बिंदु होता है, क्रिस्टल जालक है बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी इकाइयां हैं। इस प्रकार की इकाइयां यदि किसी के अंदर हैं तो उसको हम क्रिस्टल जालक बोल सकते हैं। इस क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, ये वाला बिंदु, ये प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का मैंने बताया था एकक कोष्ठिका के अंदर, ये एकक कोष्ठिका होती है, यानी एक ईंट। एकक कोष्ठिका का मतलब एक ईंट। जिस प्रकार एक मकान है पूरा क्रिस्टलीय ठोस है, उसके अंदर जो ईंट होती है वो उस क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करती है, उस मकान का निर्माण करती है। इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोस के अंदर एकक कोष्ठिका पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है। तो उस क्रिस्टल एकक कोष्ठिका का प्रत्येक बिंदु या उस क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। ठीक है, इन जालक बिंदु जालक स्थलों की जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है। कैसी होती है? इन जालक बिंदुओं या जालक स्थलों की जो व्यवस्था होती है वो एक नियमित व्यवस्था होती है। और यदि उन बिंदुओं को जोड़ दिया जाए, उन बिंदुओं को सीधी रेखा द्वारा जोड़ दिया जाए, जैसे ये अभी जो मैंने बताया था, छोटा कण, बड़ा कण, छोटा कण, छोटा कण, बड़ा कण, इस प्रकार ये जो बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं को सीधी रेखा द्वारा जोड़ दिया जाए। कैसी रेखा द्वारा? सीधी रेखा द्वारा। ऐसे करके यहाँ बड़ा, ऐसे करके जोड़ दिया जाए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, एक नियमित व्यवस्था में जोड़ दिया जाए, तो हमें क्रिस्टल जालक
प्राप्त होता है। और एक चीज और, अभी मैंने एक पुस्तिका के अंदर एक चीज बताई थी आपको कि जो ए बी और सी जो 3 डायमेंशन होते हैं, जो 3 दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि तीनों 90 डिग्री के कोण पर हों। 90 डिग्री का कोण इनके लिए आवश्यक नहीं है, वो वैसे भी कोण और आगे आएंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करें, लॉकडाउन चल रहा है, अपने घरों में ही रहें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। बच्चों, ये जो समय है वो आपको लीड करने का समय है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई व्यस्तता नहीं है, आप लोग पढ़ाई कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं जरूर होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और सभी घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।